हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 7, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली और हमने इस पर विचार भी किया कि अलग अलग क्षेत्र में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गांव के लोग किन किन तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हों, और पहले 2 पार्टों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे। क्या क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए समान अवसर उपलब्ध है या नहीं, उनकी जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वे किन समस्या का सामना करते हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर चित्र देखकर कुछ समझ में आ रहा है ना। जैसे ये आदमी एक ठेला लगा रहा है, ये मिट्टी खोद रहा है, ये पानी ला रहा है, ये भी कुछ काम कर रहा है, ईंट दीवार बना रहा है, फल तोड़ रहा है, फल तोड़ रही है। ठीक है, ये इधर में मछली पकड़ रहा है। इस प्रकार से सबका अलग अलग काम हो रहा है। ऊपर दिया गया तस्वीर पर लोग किस तरह से काम करता हुआ दिखाया गया और खेती से जुड़े कामों को अलग अलग सूची में बनाने के लिए कहा गया है। तो ये क्रियाकलाप करना है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू, जहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं और दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी और इत्यादि बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है कलपट्टू गाँव, जहाँ पर है तमिलनाडु में कलपट्टू गांव है। समुद्र के किनारे, समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ पर लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़ा, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाने का काम करते हैं। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स भी हैं, शिक्षक भी है, धोबी है, बुनकर है, नाई, साइकिल ठीक करने वाले लोहार, और इस तरह से अपनी सेवाएं जो अपनी सेवाएं देते हैं। और यहाँ कुछ दुकानदार भी हैं, व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वो बाजार की तरह दिखती है और उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े हो गया, दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की हो गया, और 4 दुकानें चाय की है, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। ठीक है, और यहाँ चीज़ें जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है, और शाम के नाश्ते में बड़ा बोंडा व मैसूर पाक, ये तमिलनाडु का नाश्ता है। ये शाम का भोजन है, जो शाम का नाश्ता दिया जाता है वो शाम के लिए बोंडा व मैसूर पाक जो मिलता है। ठीक है, चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है और उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर ही मिलती है। और गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं, और कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाते हैं और लॉरी चलाने का काम करते हैं। ठीक है, गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्य धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं, और यहाँ आम और नारियल की काफ़ी बाग हैं। ठीक है, यहाँ पर नारियल और आम के काफ़ी बाग हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। यहाँ पर कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। और कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं ना, कुछ लोग कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग को जानना है। जैसे तुलसी है, हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं और उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। जो तुलसी है वो रामलिंगम के ज़मीन पर काम करता है, और उनके परिवार के पास कितनी ज़मीन है, रामलिंगम के परिवार के पास कितनी ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है। और शादी से पहले मैं भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी, और यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ, और रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। देखिए, जो रामलिंगम की पत्नी है वो करुथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है, और ये उन मौक़ों में से एक मैं धान रोप रही हूँ, और जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब फसल के लिए काम करना पड़ता है तो साल में कुछ ही मौका मिलता है जब उनको मजदूरी नियमित मिलती है। जैसे जब धान रोपने का समय होता है, जब धान का निराई किया जाता है, जब खेतों में निराई होती है उस टाइम, और जब कटाई का समय आता है उस टाइम पर उनको काम मिलता है। जब मैं कम उम्र की थी, तो ये बता रही, जब मैं कम उम्र की थी
तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेते थे, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुक कर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबाए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है और मेरे गांव में मजदूरी के रेट से ये थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यही आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वो मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वो आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। देखिए ये तुलसी का किस प्रकार का काम है, मजदूरी करने का किस प्रकार का काम है, ये दिया हुआ है। रामलिंगम के खेत में काम करते हैं किस प्रकार से ना, 40 रुपया की मजदूरी से, और उन्हें भरोसा होता है कि ये हमें ही बुलाएगा और आसपास के गांव से सस्ते मजदूर नहीं बुलाएंगे। भले थोड़ा कम देता हूँ, लेकिन ये हमारे भरोसेमंद मालिक है और हमें काम करने के लिए बुलाएगा ना, ये तुलसी बता रही है। अब देखिए, मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है और साल के इन महीनों में वो खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाते हैं और खेत में काम करने के अलावा मैं ये घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ, दूसरी औरतों के साथ जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। इस प्रकार से दोनों हस्बैंड वाइफ काम करती है ना, मजदूरी करती है। अब देखते हैं बीड़ा बनाना, धान का काम किस प्रकार से होता है। देखिए, पहले बीड़ा बनाया, फिर रोपाई किया, फिर निराई किया, फिर उसका कटाई किया। ठीक है, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस प्रकार से इधर तो काम नहीं रहा। और हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। और पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा और हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए अपनी गाय बेचनी पड़ी। ठीक है, इस प्रकार से गांव के लोग काम करते हैं ना। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चलाने में बीतता है और इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है और इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है ना, जब उनको काम करने का लायक नहीं मिलता है, करने का काम लायक का नहीं मिलता है तो वो लोग बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। जैसे शेखर, हमें ये धान अपने घर ले जाकर जाना है और मेरे परिवार ने अभी फसलों की कटाई पूरी की है और हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं और मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। इस प्रकार से वो लोग काम करते हैं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है, उसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, शेखर बता रहा है ना। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लगा दूंगा। ठीक है, बाकी क्या करेगा, अपना घर में लगाएगा और लेकिन कुछ उधार चुका देगा। और लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। जो धान आता है ना उसके हिस्से में वो सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। और हमारे पास एक शंकर गाय भी है, उसका दूध हम एक ही सहकारी समिति में, जो शंकर गाय है उसका गाय भी है, उसका दूध वो सहकारी समिति में बेच देता है और इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है ना।
कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं ना। इस प्रकार से अपना जरूरी काम के लिए कर्ज लेना पड़ता है किसी बड़े से, किसी साहूकार से या किसी व्यापारी से। और ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं तो फसल को कीड़ा लग जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते हैं और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है ना। काफ़ी मुश्किल होता है किसान लोगों का काम ना। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। जब किसान उसका जब फसल भी मर जाता है और कर्ज भी नहीं चुका पाता है तब किसान को क्या कहा जाएगा कि किसान कर्ज तले दब गया। और पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया और कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या भी कर ली है ना। हमारे देश में प्राय ऐसा होता ही है। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है और कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना इत्यादि। देखिए फ्रेंड्स, जब इंसान को अच्छा काम नहीं मिलता है ना तो अपना जान देने या अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो ही जाता है। इसलिए हर हाथ में काम होना ज़रूरी बनता है। अब देखिए, रामलिंगम का खेत है 20 एकड़ का, तो उसके लिए कोई तो तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जिसके पास खेत भी नहीं है, सही ढंग का काम भी नहीं है, सालों भर का काम भी नहीं है, तो उनके लिए क्या है, उसके लिए पैसा आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं आगे। जो रामलिंगम का करोथमा है, तो ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल भी है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ी सहकारी बैंक से कर्ज लिया था और वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं और मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और भारत के खेतिहर मजदूर और किसान, देखिए जो भारत का खेतिहर मजदूर और किसान है उन लोग का कैसा अवस्था है। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। जो कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह एक खेतिहर मजदूर है और शेखर की तरह एक छोटा किसान भी है और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक गांव यानी प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ठीक है, जो प्रत्येक 5 ग्रामीण की बात करें तो 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार ऐसे हैं जो खेतिहर मजदूर हैं और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं और इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। कई तो भूमिहीन भी हैं और किसी के पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं। जो फसल लगाते हैं तो कभी कभार फसल सारे मर भी जाते हैं, कभी उपजाऊ अच्छे होते हैं तो कभी उपजाऊ नहीं होता और ऐसा उपजाऊ होते पूरे परिवार के लिए होता भी नहीं है। इस प्रकार से हमारे किसान का अवस्था है, हालत है छोटे छोटे किसानों का, मजदूरों का। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले ले तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं और भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है और कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना इत्यादि। आजकल चेंज हो गया ना। और उनकी उपज पर जो ऐसे किसान हैं जो अधिकतर ज़मीन पर खेती करता है और अधिकतर वो अपना उपज बड़ा भाग बाजार में बेच देता है और कई बड़े किसान जो है अन्य काम धंधे में जुड़े होते हैं जो शुरू करते हैं, जैसे दुकान चलाने के लिए, जैसे सूद पर पैसा देने के लिए, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए, इस तरह से अपना काम कर रहे हैं।
यहाँ पर हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। और ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशु आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। जैसे महुआ बिनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करने, शहद निकालें और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। और अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानना है। और यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है ना। कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। कुछ लोग तो खेती बाड़ी करते हैं और कुछ लोग अपना पशुपालन भी करते हैं, जैसे दूध बेचते हैं। कुछ लोग महुआ बीनते हैं। तो कुछ लोग तेंदुआ का जो पत्ता है ना, तेंदुआ के पत्ते, उनसे पत्ता को इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग शहद निकालते हैं। इस प्रकार से लोग अपना अलग अलग काम करते हैं। अब देखते हैं ये नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। ये एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। ये क्या नाम है? चिजामी। ये नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं और वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं ना। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाव ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और इस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। देखिए किस प्रकार से, देखिए और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं। जो सपाट भाग है ना, तो किनारों के जो ऊपर उठा हुआ है, जो टुकड़ा का किनारा है, उनको ऊपर उठा देते हैं। फिर जिससे कि पानी भरा रह पाए। इससे क्या होगा? पानी भरा रह पाएगा। और ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा विधि है, सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। जो चिजामी है ना, वहाँ के लोग अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे एक जगह में इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। और वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाता है और ये लोग जो है ना, इकट्ठे मिलकर पहाड़ के हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। और जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समय इकट्ठे बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। अच्छा है ना, सबके साथ काम करता है, काम भी जल्दी हो जाता है, आसान बन जाता है। देखिए किस प्रकार से खेत बनाया गया है। इस पहाड़ी भाग में, ये ढलान भाग है, इस प्रकार से खेत बनाया गया है। अब देखते हैं अरुणा और पारिवेलन के बारे में। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं और उनके घर समुद्र के पास होते हैं। वह चारों ओर से जाल और कैटामरेन यानी उनका जो घर है वो चारों ओर से जाल और कैटामरेन यानी मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या क्या कहा है देखते हैं। जो उनका घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन यानी मछुआरे की खास तरह की छोटी नाव होती है ना, जिसको कैटामरेन कहते हैं। तो कैटामरेन की पंक्तियाँ दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। जो 7 बजे होती है वो पर काफ़ी गहमागहमी रहती है और इस समय सारे कैटामरेन यानी छोटी प्रकार की नाव मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदते और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। देखिए जो कैटामरेन है ना, उसमें इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। और उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी और बाकी मैं नीलाम कर दूँगी। और इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन तीनों लोगों में बढ़ जाता है जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी का हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह हैं।
चूँकि जाल कैटामरन और इसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है और जो कैटामरन में लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैटामरन वाला बात है ना, ये पूछ सकता है कि कैटामरन क्या है। तो ये कैटामरन क्या है, हम लोग को यहाँ पर बताया गया था कि मछुआरे की एक खास तरह की छोटी नाव होती है, उसको क्या कहेंगे, कैटामरन। कभी कभार सीटेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसको हम लोग सोच नहीं सकते, तो यही सबसे उठा करके क्वेश्चन पूछ जाता है ये कैटामरन होता क्या है। तो कैटामरन क्या है, एक प्रकार की नाव, मछुआरे की खास तरह की एक छोटी नाव होती है ना, ये सब ध्यान में रखना है। इसलिए बुक को एक एक पॉइंट को काफ़ी ध्यान से पढ़ते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए और आप लोग समझ के आगे बढ़े और सीटेट की तैयारी भी अच्छे से कर पाए। और देखिए आगे क्या है, इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। जो कैटामरन है ना उन लोग का, तो उसमें क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, जिसके चलते वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है और समुद्र में मछलियाँ अच्छी पकड़ पाता है। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती है वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। ठीक है, जो मछलियाँ खरीद के ले जाती है, जो नीलामी में मछलियाँ खरीदती है वो लोग टोकरी में भर भर के पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। और कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं और उसमें दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। जो उस पर क्या होता है, 12 बजे तक ही वो लोग काम निपटा पाता है ना। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं और कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। और हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। और इन महीनों में क्या होता है, हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। देखिए जितने समय तक वो लोग काम कर पाते हैं, जितने टाइम वो मछलियाँ पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ के अपना गुजारा करते हैं, लेकिन बाकी समय क्या करता है, व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं ना। और वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। इस प्रकार से अरुणा और परिमेलन का कहानी है। ये पुदुपेट गांव के रहने वाले थे ना, पुदुपेट कलपट्टू से, पुदुपेट गांव है ना। कैसे मछलियाँ बेच रही है औरतें। अब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत के तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना और कटाई। फसल अच्छी है इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं और इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं ना। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वो कैसी है। कई लोग इस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर करते हैं, मजदूरों के रूप में निर्भर हैं और ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। और कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को भी बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मशीनों यानी व्यापार अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान खेती और मजदूरों यानी मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है ना। जो मछली पकड़ता है, जो हस्तशिल्प का काम करता है, उन सबको पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। इस प्रकार से गांव का जिंदगी बसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर इस तरह से समाप्त हुई और मेरी आशा है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए